Okay, so without wasting our time, we have to start today's question, that is, stress is an adaptive response to be reconciled by a person character. Reconcile that means जो उसका समाधान करता है. इवन स्ट्रेस जो है अडेप्ट करते हैं हम रिस्पॉन्स को. लाइक स्ट्रेस का अगर कोई भी रिस्पॉन्स हमने अडेप्ट कर लिया तो उसको रिकनसाइल उसको कैसे करेंगे? बाय अ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स and psychological procedure that is the result of any exterior action, situation or event that place special physical and psychological demand of a person. इसके ऊपर एक राइटर है, हमारे स्कॉलर हैं सूलर, इनका नेम है सूलर, जो डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेस जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड स्टेट होता है और जिससे एक पर्सन जो है वो खुद डील करता है और इसके साथ डील करने के साथ साथ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो स्ट्रेस वो खुद अडेप्ट करते हैं हम लोग. लाइक हमारी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन आती है तो हमारा माइंड जो है वो हमें उस स्ट्रेस के लिए खुद सेल्फ मोटिवेटेड करता है. ऐसा सूलर ने कहा है अपने डेफिनेशन में कि एक सेल्फ मोटिवेटेड स्टेट होती है स्ट्रेस. एंड एक अपॉर्चुनिटी, डीलिंग विद एन अपॉर्चुनिटी, कॉन्स्टेंट और डिमांड रिलेटेड टू व्हाट. कॉन्स्टेंट मीन्स होता है रेस्ट्रिक्शन. लाइक स्ट्रेस जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड कब होता है? व्हेन जब हम कुछ चीज़ें चाहते हैं और वो फुलफिल नहीं होती हैं हमारी लाइफ में तो हमें स्ट्रेस होने लगता है, या फिर आपकी जो कुछ नीड्स है अगर उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो हमें उस चीज़ का एंगर क्रिएट होता है और हम क्यों नहीं कर पा रहे उसका हम स्ट्रेस ले लेते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन विच इज डिस्क्राइबिंग बाय सूलर. Suler defines stress as a self-motivated state in which a person is dealing with an opportunity, constant, that means restriction, or demand related to what he or she needs, and for which the outcome is supposed. अब जब कांस्टेंट हो गया, रेस्ट्रिक्शन हो गया, लाइक प्रतिबंध लग गया किसी चीज पे, तो उसका आउटकम क्या आया? इज सपोज टू बी बोथ अनसर्टेन एंड इम्पोर्टेंट, जो कि निश्चित नहीं होता है. स्ट्रेस हैज बोथ साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल एस्पेक्ट. लाइक स्ट्रेस जो है वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है एंड फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है. एंड इट इज फैमिलियर टू बोथ द जेंडर्स. ये ऐसा नहीं है कि मेल्स को ही आएगा या फिर किसी की फीमेल को आएगा या मेल को आएगा. ऐसा कोई पर्टिकुलर इसका वे नहीं है, स्टेज नहीं है, स्ट्रीट नहीं है. ये दोनों जेंडर के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर है. इट इज द आउटकम ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रोस्पेक्ट फ्रॉम जेन्युइन state of affairs. It is indicate of various tension physically as well as mentally. Stress become visible with the symptoms. Stress जो visible होता है तो उससे कुछ symptoms होते हैं जो हमें already visible हो जाते हैं. ये इंडिकेट करता है जब हमें स्ट्रेस होने लगता है तो हमें बहुत सारी टेंशन्स आ जाती हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स होती हैं, तब हमें स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हम आउटकम क्या होता है कि हमें टेंशन्स बढ़ने लगती हैं जो कि हमारे फिजिकल बॉडी पे फिजिकली भी हमें डैमेज कर रही होती है, हमारी बॉडी को हार्म कर रही होती है, एज वेल एज हमें मेंटल लेवल पे भी वो टॉर्चर कर रही होती है. लाइक हम बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं, एंजाइटी हो जाती है हमें एंड ऑल. इफ द पोटेंशियल स्ट्रेस इज इग्नोर्ड, अगर जो पोटेंशियल मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका स्ट्रेस का, अगर उसको इग्नोर किया जाए, दैट इट विल बी क्रिएट एक्चुअल स्ट्रेस. तो ये आपका एक्चुअल स्ट्रेस भी क्रिएट कर सकता है. इट लीड्स टू एक्चुअल स्ट्रेस. इट अकर्स ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल फील इंटरवेंशन ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर. आई होप यू गाइज आपको एक क्लियर हो रहा होगा टॉपिक कि स्ट्रेस जो है वो क्या है. एंड हमने अभी तक इसमें एक स्कॉलर, एक राइटर के बारे में हमने यहाँ पे जाना है, दैट नेम इज सूलर. एंड इन्होंने डिफाइन किया है कि स्ट्रेस जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड है. एज वेल एज अगर हम किसी भी पर्सन की चीजों को कॉन्स्टेंट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो उससे उसको टेंशन हो जाती है और उसके अपोजिट में जो आउटकम आता है वो स्ट्रेस होता है, एंगर होता है, एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से ये एक रूप ले लेता है साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल दोनों लेवल पे. प्लस ये जेंडर में बहुत फैमिलियर होता है, ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल मेल को या फीमेल को हो रहा है. एंड ये अकर करता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए फीस इंटरवेंशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही फैक्टर पे आपको हार्म कर सकता है. दैट मीन्स जब कोई इंडिविजुअल फील करता है इंटरवेंशन, दैट मीन्स कोई हस्तक्षेप करना. लाइक आप किसी के इंडिविजुअल डिसीजन में या फिर किसी की भी कोई सिचुएशन है, अगर हम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं या फिर
इंटरफेरेंस, द राइट वर्ड इज इंटरफेरेंस। जब आप इंटरफेरेंस करते हैं किसी के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर में, दैट टाइम जो स्ट्रेस है वो अकर करता है। स्ट्रेस इज कनेक्टेड, ये कनेक्टेड होता है टू द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, एक पर्सन के एटीट्यूड पे भी कनेक्टेड हो जाता है। लाइक अगर स्ट्रेस है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं कि स्ट्रेस्ड व्यक्ति होता है, उसका बिहेवियर में भी चेंज आ जाते हैं। स्ट्रेस इज लिंक्ड विद सर्टेन बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब जब आपको स्ट्रेस होगा तो कुछ आपको बायोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, जैसे कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट मीन्स आपको जो मस्तिष्क की बीमारियां हैं वो भी आपको हो जाती हैं। स्ट्रेस इज कॉज्ड व्हेन एन इंडिविजुअल हैज नीड्स डिजायर। स्ट्रेस कब होता है, स्ट्रेस का कॉजेस क्या है, रीजन क्या है, मतलब कारण क्या है स्ट्रेस होने का, स्ट्रेस हमें किस वजह से होता है, किस कारण की वजह से होता है। तो स्ट्रेस का जो बेसिकली कारण है, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो हमारी नीड्स हैं, डिजायर हैं, विशेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और कुछ सर्टेन फोर्सेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हमारे स्ट्रेस को। लाइक अगर आपकी कोई नीड्स है, कोई डिजायर है, कोई विशेस हैं, अब वो फुलफिल करना चाहते हो, बस किसी ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और अगर वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो इट विल क्रिएट स्ट्रेस, तो वो स्ट्रेस क्रिएट कर देगा, और वो स्ट्रेस क्रिएट करने से आपके बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, फिजिकल, ये आपको हार्म करेगा। दीज फैक्टर डिटरमाइंस द फैक्ट दैट स्ट्रेस इज बोथ, वही सेम थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, एज वेल एज साइकोलॉजिकल, ये हमें डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को, प्रिवेंट करते हैं डिसीज डिसऑर्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमारा सब्जेक्ट का नेम ही है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, थ्योरी एंड बिहेवियर। तो ये था हमारा स्ट्रेस का टॉपिक। हमने स्ट्रेस के ऊपर बात कर लिया कि स्ट्रेस इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लीडिंग टू बोथ बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, ये हमारा हो गया। एंड इट इज कॉज्ड बाय अ होस्ट ऑफ फैक्टर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रेसर्स, लाइक हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अभी हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन का इसमें क्या रोल प्ले करती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं उनको ईजिंग आउट करती है, आसानी से चलाती है, जो हेल्प करते हैं ईजिंग आउट, दैट मीन्स आसानी से, वेरियस मीन्स बहुत सारे, विभिन्न लेवल पे मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करती है, जो कि हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग मीन्स कम करना, स्ट्रेस को कम करते हैं। थ्योरेटिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस होती है शुड बी एमिनेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल मैनेजमेंट, वो उनको क्या करना चाहिए, एमिनेंट दैट मीन्स फेमस या प्रसिद्ध। प्रैक्टिकल मैनेजमेंट जो प्रसिद्ध होती है, जो फेमस होती है एमिनेंट, वो थ्योरेटिकल मैनेजमेंट भी एक प्रोग्राम वगैरह रन करते हैं जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, ऐसा मैनेजमेंट होता है उनका। वेरियस इंडिविजुअल टेक्निक्स, बहुत सारी इंडिविजुअल टेक्निक्स होती हैं, लाइक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, किसी पर्सन के ऊपर कोई सी टेक्निक अप्लाई होती है, किसी पे कोई सी, सबका स्ट्रेस का लेवल भी अलग होता है, सबका स्ट्रेस का अप डाउन अगर हम देखते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो भी कम ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम हर किसी के लिए इंडिविजुअल टेक्निक यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि बेस्ड होती है पर्सनालिटी पे, हर किसी की इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे बेस्ड होती है। तो देयर आर सर्टेन, कुछ निश्चित टेक्निक्स होती हैं दैट डिमांड्स इंडिविजुअल टू सैक्रिफाइस द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कंफर्टेबल लेवल। वही सेम थिंग है कि अगर हर कोई पर्सन है उसकी लाइफ में अपने अलग अलग एजेंडास हैं, अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग स्ट्रेस लेवल है, तो हम हर किसी को हम एक ही ढांचे में नहीं वो कर सकते, आकार दे सकते हैं, हमें हर किसी के लिए एक इंडिविजुअल लेवल पे ट्रीटमेंट रखना पड़ता है। इसीलिए हम स्ट्रेस की जो टेक्निक्स हैं वो भी इंडिविजुअली अलग अलग पर्सनालिटी के लिए ही हम सर्टेन टेक्निक्स हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो पर्सन टू पर्सन कंफर्टेबल भी रहे और वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट ना हो इंडिविजुअली लेवल पे, और उनका जो स्ट्रेस है वो उसको रिड्यूस भी कर पाए हम थ्रू द स्ट्रेटेजीज। ओके, सो इट हैज टू बी अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बस ये क्रिएट करता है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन ये वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम चलाते हैं, इससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, केस स्टडी करते हैं हम उससे रिलेटेड, जो भी उसकी केस स्टडी में उसका प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसका रूट क्या है, उसका कॉज क्या है स्ट्रेस का, तो हम उनको ईजिंग आउट करने का ट्राई करते हैं, और उसी बेस्ड पे हम उनकी सिचुएशन बेस्ड पे ही हम अपनी टेक्निक्स को अप्रोच करते हैं। ओके, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो इट इज बिकम डिफिकल्ट टू प्रमोट द इंडिविजुअल टू अडेप्ट द स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटेजी, बट हर किसी को इंडिविजुअल लेवल पे देना थोड़ा सा
टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, तो इट हैज टू बी अंडरस्टूड, ये हमें समझना चाहिए दैट इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। टू क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, एक स्ट्रेस फ्री हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर काफी सारे लोग हैं तो उनके लिए हम एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्ट्रेस, जिनको स्ट्रेस है, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस द एप्लीकेशंस जो है वो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, जो स्ट्रेसर्स हैं जिनको स्ट्रेस है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, एनालिसिस करती है उनके टॉपिक्स को, फिर इम्प्लीकेशंस करती है। एंड एंजाइटी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रेस। पहले हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस जो है वो सेकंड लेवल है, लेकिन उससे पहले हमें एंजाइटी होनी स्टार्ट होती है। एंजाइटी ही ट्रांसफर होके स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि एंजाइटी और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है। एंजाइटी जो है वो बेस लेवल होता है, लाइक कोई सिचुएशन आई तो हमने एकदम से स्ट्रेस ले लिया, टेंशन ले लिया, हम बोलते हैं हमें स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस क्यों होता है? हमें एंजाइटी होती है। एंजाइटी और एंजाइटी जब वो कुछ एक टाइम पीरियड के लिए हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा थॉट क्रिएट करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हम कंट्रोल अपना खो देते हैं और बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस हो जाता है किसी भी चीज के बारे में, ओवरथिंक ऑन द सेम टॉपिक, रिपीटेशन, तो वो एंजाइटी जो होती है इट विल बी कन्वर्टेड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रेस, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू जॉब सफर, exhaustion. In fact, for the most of the time, person are accountable for stress. Nevertheless, organization also create stress on the person. Stress is a condition of uneasiness experienced by a person. It is the loss of emotional stability. जब हमें स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट हो जाता है तो हम अपना एक मानसिक संतुलन जो है वो भी हम खो देते हैं, क्योंकि हमें न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी हमें नहीं आ पाती है। फिजिकल लेवल पे भी हम थोड़ा सा डिसऑर्डर हमें हो जाते हैं, मानसिक लेवल पे भी हो जाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो भी हमारी थोड़ी सी लूज हो जाती है। It is usually evident when the person experiences a biological disorder. Biological that means related to our bio health. तो उसका एविडेंट क्या होता है कि सबसे पहले हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है उसको हम खो देते हैं। हमें एंगर बहुत जल्दी आने लगता है, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे रो देना या फिर छोटी छोटी सी बातों पे ओवर रिएक्ट करना। दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। एंड टू हैंडल द स्ट्रेस मीन्स टू नो द बायोलॉजिकल एंड बॉडी सिचुएशन। एंड जब ये ऐसा स्ट्रेस होता है, बायोलॉजिकल होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे भी रिएक्ट कर रहा होता है। इन ऑर्डर टू एग्जामाइन द हेरिडिटी, uniqueness, habit like smoking and drinking, lifestyle, body condition, help in understanding the psychological condition. By managing psychological relaxation, one can overcome stress. अगर हम अपनी psychological life को change करें, like अगर आपका लाइफ स्टाइल भी थोड़ा सा अगर स्टेबल नहीं है, उससे आपका लाइफ स्टाइल जो है अगर वो भी आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, आपने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हैं आपको, या कुछ बैड हैबिट्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लाइफ स्टाइल है, और ये सारी चीज़ों को भी हम केस स्टडी के अंदर रख के पहले समझते हैं, फिर हमें एक मैनेज करना होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे, जिससे कि हम आपकी बॉडी को रिलैक्स कर पाएं और ओवरकम कर पाएं स्ट्रेस को। फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो इमीडिएट और प्रैक्टिकल। फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो इमीडिएट हमें मतलब प्रैक्टिकल, आपको हमें प्रैक्टिकल तो करना पड़ता है। माइट बी मीन्स मे भी हो सकती है कि ये आपको इमीडिएट एक अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे, बट ये लीस्ट ऑप्शन आता है, क्योंकि जब एक बंदा स्ट्रेस होता है तो वो फिजिकल एक्सरसाइज वो इतनी जल्दी कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड होता है, काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है पर्सन। सो नॉन एग्रेसिव फिजिकल एक्सरसाइज उनके लिए ज्यादा सुटेबल होती है। फिजिकल एक्सरसाइज पे वो इतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। नॉन एग्रेसिव लाइफ जिसमें हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, या कुछ ऐसी सर्टेन एक्टिविटीज हम ट्राई करें जो हमारी हैबिट्स में है, जिसको करने से हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, या फिर जिससे हमारी पूरी बॉडी एज वेल एज हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही हो। लाइक हमारा मेंटल लेवल भी उसको करना चाहता है। लाइक हमें नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, जैसे वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ।
राइडिंग कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, एंड प्लेइंग गेम्स। और ये सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी हैं नॉन एग्रेसिव हैं, लाइक इनमें एग्रेशन नहीं है, प्लस फिजिकल एक्सरसाइज भी हैं। इवन जब हम इन्हें करते हैं तो हम उस टाइम के लिए अपना मेंटल लेवल पे जितना भी स्ट्रेस होता है उसको थोड़ी बहुत देर के लिए भूल जाते हैं और हमारा माइंड इन सब चीज़ों में लग जाता है। तो ये इंक्रीज करता है हमारा मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, हमारा प्रेशर जो है माइंड का उसको रिड्यूस करता है, एंड कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ये मैनेज करता है। तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हार्ट कैपेबिलिटी, मीन्स अगर रिड्यूस हार्ट कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक और ये उनका जो खतरा था उसको कम करता है। एंड प्रोवाइड करता है मेंटल डाइवर्जन फ्रॉम वर्क प्रेशर, वर्क को जो प्रेशर है उससे हमारा मानसिक तनाव भी कम करता है। डायबिटीज वगैरह होता है उनको भी रिड्यूस करता है। रिलैक्स करता है हमारे माइंड को बाय डूइंग मेडिटेशन, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो भी रिलैक्स करता है हमारे माइंड को। हाइप्नोसिस एंड बायोफीडबैक एज दे इनेबल टू रिड्यूस मेंटल टेंशंस, जैसे मेडिटेशन है वो हमारे माइंड को रिलीज करता है, ऐसे हाइप्नोसिस एंड बायोफीडबैक है जो कि रिड्यूस करते हैं हमारे मेंटल टेंशंस को। मेडिटेशन जो है वो ऑब्जर्व करता है नॉइजलेसली, लाइक आप आराम से सिटिंग ऑन द ग्राउंड, टेकिंग डीप इनहेल एक्सहेल, चैंटिंग करो मंत्र को, या आपको माइंड को हेल्प करता है एक डीप रिलैक्सेशन में। मेडिटेशन ऐसे ही होता है, उसको आप ऑब्जर्व करना नॉइजलेसली, सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड टेकिंग डीप इनहेलेशन, दैट मीन्स इनहेल एक्सहेल। चैंटिंग मतलब जाप करना, इनहेल मतलब मेडिटेशन में आप बिल्कुल शांति से बैठ जाओ किसी ग्राउंड पे, डीप इनहेल मतलब ब्रीथ लेना, एक्सहेल मतलब ब्रीथ आउट, इनहेल ब्रीथ इन, एक्सहेल ब्रीथ आउट। एंड चैंटिंग दैट मीन्स जपना, किसी चीज को चैंट करना, रटना, दोहराना, मंत्र को दोहराना। इट हेल्प्स टू टेक, यहाँ पे मात्रा लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा मंत्र, मंत्र आएगा MANTRA, मंत्र। इट हेल्प टू टेक द माइंड इनटू डीप रिलैक्सेशन, और जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड को वो डीप रिलैक्सेशन भी देता है। एंड इट इनेबल टू रिलैक्स द मसल्स, हमारा जो मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करेगा, क्योंकि हमारा जब माइंड रिलैक्स होता है तो सारी नर्व सिस्टम किससे कनेक्टेड होती है, हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है। और जब आपके माइंड को थोड़ी सा रिलैक्स फील होगा, शांति मिलेगी, तो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो भी नेचुरली ही अपने रिलैक्स हो जाते हैं। It also bring important change in heart rate, blood pressure, lung capacity and other biological organs of the body. Transcendental meditation, soul management, Atma Yoga, अंधाकरण, इट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ द स्ट्रेस बस्टर। ये कुछ यहाँ पर नेम है, इट इज रिलेटेड टू द मेडिटेशन, लाइक हम अपनी आत्मा की शांति के लिए सोल मैनेजमेंट, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए अलग अलग लेवल पे योगा होते हैं, मेडिटेशन होते हैं। कोई बॉडी के लिए करता है, कोई फिजिकल लेवल पे करता है, कोई स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए करता है, कोई किसी एम से करता है, कोई स्पिरिचुअल लेवल पे करता है, भगवान को ढूंढने के लिए करता है। तो ये अलग अलग लेवल थे। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा लेंथी कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चंस आपका 1, 2, 3 एंड 3.5 इतने पेजेस का आपका क्वेश्चन था। पहले हमने इसमें स्ट्रेस के बारे में सारा पढ़ा है, जहाँ पर हमने राइटर देखे हैं सूलर ने हमें क्या डिफाइन किया है वो मैंने आपको बताया। एंड देन इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कैसे कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एंड क्या क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है इसमें, क्या क्या मेथड वो इसमें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से पहला होगा हमारा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।